शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है, जिससे ये शरीर चलता है, विज्ञान के आधार से समझ लेते हैं। शरीर का ये जड़ स्थूल यंत्र चलने के लिए अखंड ऊर्जा का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन जरूरत होता है, और शरीर उस ऊर्जा का उपयोग कैसे करता है, इसका शास्त्र सूत्र ज्ञान आदमी को ठीक से समझ लेना चाहिए। ब्रह्मांड में ऊर्जा शक्ति उद्भव का एक ही स्रोत है। अनुबंधन विखंडित यानी फ्यूजन क्रिया से अणु तोड़ के प्रचंड ऊर्जा का उद्भव हो सकता है, और दो अणुओं के बंधन को तोड़ के या उसके संलयन यानी कि फ्यूजन क्रिया से भारी मात्रा में प्रचंड ऊर्जा निकलती है, जो पूरे सृष्टि को भी नष्ट कर सकती। दुनिया ने द्वितीय महायुद्ध में भयंकर उत्पाद करने वाली इस अणु ऊर्जा की शक्ति प्रलय स्थिति का अनुभव किया है। जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहर पर यूरेनियम बम विस्फोट होने से जो प्रचंड ऊर्जा उत्सर्जित हुई, उससे वो शहर बेचिराग हो गए, आजू बाजू का रोग फैली है। बालाघाट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और उसके साथ बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वराः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देह संवर्धन और विज्ञान इस विषय पर चलने वाली श्रृंखला का 24वां भाग मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अपने देह का पालन पोषण और संवर्धन कैसे होता है, इसके शास्त्र को समझते वक्त देखते समय पिछले सभी वीडियो में अंतर्वर्ती सभी शरीरस्थ संस्थाएं कैसे काम करती है गहराई से दिखाया है, लेकिन हमारा ये शरीर संगठन चलाने के लिए चेतना शक्ति का निर्माण कैसे होता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। एक बात दर्शक जरूर याद रखे, इस ब्रह्मांड को चलाए रखने वाली जो भी शक्ति, उसे एनर्जी कहे या चेतना शक्ति कहे, उसका जो निर्माण इस सृष्टि में अखंड अविरत होते रहता है और होना जरूरी होता है, क्योंकि शक्ति ही इसको चलाए रखती है और शक्ति के बल पर ही ये सब चलते रहता है। शक्ति जैसे भी निर्माण होती है वैसे ही उसे इस्तेमाल किया जाता है। शक्ति को कभी भी कहीं पर भी किधर भी जमा करके भर के नहीं रखा जा सकता। शक्ति एक उत्पत्ति की एक सलग प्रक्रिया है। अगर उसकी पैदाइश रुक गई और इस शक्ति का इस्तेमाल हुआ नहीं तो वो शक्ति अपने आप नष्ट हो जाती है और सब सृष्टि का चलन वलन भी बंद हो सकता है। हमें लगता है कि बैटरीज के अंदर हम कुछ हद तक शक्ति को भरकर जमा करके रखते हैं, लेकिन ये बात भी पूरी सच नहीं होती है, क्योंकि बैटरी जो मैकेनिज्म है, वो उसकी जो बनावट है वो ऐसी होती है कि वो शक्ति उत्पादित कर सके और उसकी सप्लाई जरूरत के लिए दे सके। बैटरी का जो भी संयोग होता है उसके पुर्जे जमा करके उसको कंपाइल किया जाता है, और जो भी समायोजन करके कुछ समय के लिए उसका एनर्जी का निर्माण होता है और उसका सप्लाई कुछ हद तक होता है, जिससे हमारे कुछ संयंत्र चलते रहते हैं और चलाए जाते हैं। लेकिन बैटरीज में कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होती है, उसको चार्ज किया जाता है ताकि वो एनर्जी उत्पादित करे कुछ समय के लिए। इसीलिए हमारा शरीर का जो कामकाज चलने के लिए प्रकृति ने ऐसी एक यंत्रणा बनाई है शरीर के अंदर कि कुछ काल तक इस शरीर को ग्रंथियां खुद ऊर्जा निर्माण करके चलाती रह सकती है, क्योंकि शरीर में संचारित होने वाली जो चेतना शक्ति है उसके बल पर ही शरीर चलते रहता है, क्योंकि इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके हमारे शरीर के सारे पुर्जे, सारे इंद्रिय, सारे अवयव सुचारू ढंग से चलते रहते हैं। अर्थात उसके लिए हम जो भी वायु, जल या भोजन हमारे शरीर के अंदर भरते हैं, उससे हमारे शरीर की ग्रंथियां खुद ऊर्जा बनाने के काबिल हो जाती है और उनके लिए वो रसायन मिल जाता है कि जिससे वो एनर्जी बना सके। उसका इस्तेमाल करके ये शरीर का संगठन कुछ काल तक सचेत रहकर चलते रहता है। यही काल को हम जीवन काल या आयुष्मान कहते हैं। ये भाग बहुत महत्वपूर्ण है। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि ये भाग आधा अधूरा न देखे, इसे पूरा देखकर समझ ले कि हमारा शरीर कौन सी ऊर्जा पर चलता है और उस ऊर्जा को ये शरीर कैसे निर्माण करते रहता है। अंतर और बाहर के जो भी अवयव है उसकी सांघिक संस्था है, उसको चलाने का
व्यवस्थापन प्रकृति ने दो तरीके से किया है। हमारे शरीर के अंदर कार्यरत रहने वाले अंतर इंद्रियों का कामकाज कैसे चलता है, इस पर हम थोड़ा गौर करें तो ध्यान में जरूर आएगा कि ये दो तरीके से काम करते हैं। एक स्वयं चलित यानी कि फुल्ली ऑटोमेटिक प्राकृत स्वरूप से होते हैं और दूसरा मन चलित होते हैं, माइंड ऑपरेटिव। प्रकृति को शरीर कोशिका की सामूहिक भावना बनाए रखनी पड़ती है। जरूरत के मुताबिक ग्रंथि संगठन लंबे समय सुस्थिति में रखने की योजना प्रकृति ने बनाई है। अब ये स्वयं चलित यानी कि ऑटो मोड, ऑटो ऑपरेटिव जो भी इंद्रिय होते हैं वो सारे के सारे अंतर इंद्रिय होते हैं। प्रकृति में देह संगठित गतिविधियां स्वयं चलित रूप से घटित होती रहती है। आंतरिक अंगों के सभी कामकाज स्वचालित किए जाते हैं। जैसे कि हमारा जो हृदय है 24 घंटे चलते रहता है, गुर्दे यानी कि किडनी, यकृत यानी कि लिवर, मस्तिष्क यानी कि भेजा, अग्न्याशय यानी कि पित्ताशय की ग्रंथियां और बहुत सारे ग्रंथियां शरीर के अंदर जगह जगह पे अपना अपना काम करते रहती है। और शरीर में कोई भी घटक में होने वाली वेदना संवेदना का जो वहन होता है, जो हम भोजन करते हैं उसका पचन होता है, पाचन तंत्र चलता है, ये सब नियोजित काम प्रकृति ने स्वयंचालित स्वरूप से चलाए रखती है। इस कार्य को करने के लिए मन का कोई इंटरफेरेंस यानी कि हस्तक्षेप करने की अनुमति प्रकृति ने दी नहीं है। मन की अनुपस्थिति में भी ये संस्थाएं बिना रुके जन्म से लेके मरण तक शरीर की जो भी जरूरतें है पूरा करते रहते हैं। और मन चलित जो भी माइंड ऑपरेटिव बाह्य इंद्रिय होते हैं, जो बाह्य अंगों की समस्त क्रियाएं मन की उपस्थिति के अनुसार बौद्धिक चेतना द्वारा नियंत्रित होती है। बाह्य अंगों के कार्यों का मन के द्वारा संचालन किया जाता है। जैसे कि हमारे आंख, पैर, कान, नाक, जीभ, त्वचा का जो स्पर्श भावना है, वेदना है आदि इंद्रिय क्रिया शरीर की जरूरत से मन के आदेश से सचेतन रूप से होती है। यदि आंखें खुली हो लेकिन मन आंखों के साथ मौजूद न हो तो सामने का दृश्य दिखाई नहीं देगा। ध्वनि तरंगे कान के पर्दे से टकराती रहती है, लेकिन यदि मन वहां मौजूद नहीं होगा तो कुछ सुनाई नहीं देगा। अपितु मौन मौजूद नहीं होता तब कोई बाहरी अंग ठीक से काम नहीं कर पाता है। इसलिए बाह्य इंद्रियों का काम व्यवस्थित होने के लिए मन की उपस्थिति की अनिवार्यता। लेकिन मन की एक कमजोरी भी है कि वो एक बार एक ही काम कर सकता है। इसका मतलब जिस इंद्रिय के साथ मन संलग्न होता है तब वही एक इंद्रिय कुशलता से काम कर सकता है। मन की अनुपस्थिति में बाकी सभी इंद्रियों ठीक से काम नहीं कर पाती है। लेकिन प्रकृति का एक कमाल ऐसा भी है, उसने एक इंद्रिय दोनों तरीके के कार्यरत रखने के लिए पैदा किया है। उसे हम उभयांगी कार्यक्षम इंद्रिय कहेंगे, यानी कि ड्वेल ऑपरेटिव। वैसा एक ही इंद्रिय है, उसका नाम है फेफड़े, लंग्स। शरीर में एक अंतर इंद्रिय फेफड़े का काम दो तरीकों से होता है, क्योंकि मन बेहोश में, निद्राधीन एवं अन्य इंद्रियों के साथ व्यस्त होने पर फेफड़े स्वयंचालित ढंग से प्राकृत काज किए रहते हैं। अगर मन होश में होगा और सांसों के आवन जावन के साथ रहेगा तो मन भी सांसों का आना जाना, उसकी गति नियंत्रित कर सकता है। इसी सांसों की आवन जावन प्रणाली से फेफड़ों में खून की सफाई ठीक से होती है। अगर मन वहां उपस्थित रहेगा, सांसों का नियंत्रण किया हो तो खून की सफाई अच्छी तरह से 90% 100% भी हो सकती है, जिसके शरीर स्वास्थ्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। लेकिन हमारा मन तो बहुत सारे कामों में व्यस्त और ग्रस्त रहता है, इसलिए उसे इस सांसों की चलन के और उसकी गति के ऊपर ध्यान देने के लिए वक्त नहीं मिलता। इसी चैनल के पिछले वीडियो में परम सूक्ष्म कारणांग आत्मा पर प्रकृति पंचभूतों के आच्छादन से दो प्रकार के सूक्ष्म और स्थूल शरीर कैसे बनाती है, ये इस मालिका के पिछले भाग क्रमांक 5 और 6 में समझ लिया है। मन बुद्धि का सूक्ष्म देह होता है एवं प्राण अन्न के भौतिक स्थूल शरीर, इन दोनों शरीर को एक साथ जोड़ कर रखने के लिए अन्न, जल और वायु, इन तीनों भूतों की उपलब्धि सभी ग्रंथि कोशों को करने की व्यवस्था प्रकृति को मन के सहायता से करनी पड़ती है। सूक्ष्म लिंग यानी कि आनंदमय, ज्ञानमय और मनोमय के त्रिवस्त्रावरण का जो सूक्ष्मांग होता है उसे संभालने के लिए प्रकृति को कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे ही वो आत्मा उस प्रकृति के क्षेत्र में पदार्पण करता है उसी क्षण में ये सब घटित होता है। आकाश का आनंदमय, तेज का ज्ञानमय और वायु का मनोमय कोश उसके ऊपर तुरंत ही आवृत हो जाता है और उसको बनाए रखने के लिए प्रकृति को कुछ करना नहीं पड़ता है। लेकिन जब यही मनात्मा बाहरी भौतिक
जल और अन्न के साथ स्थूल देहावृत कर लेता है, तो उस निवासी कोशिका के इस विशाल संगठन का रख रखाव लंबे समय तक संभालने के लिए प्रकृति को बहुत बड़ी नियोजन करना पड़ता है। अंतर्बाह्य सांघिक व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी प्रकृति को लेनी पड़ती है। प्रकृति ने बहुकोशिकीय शरीर ग्राम संगठन संभालने के लिए कुछ हद तक मन का सहयोग अपेक्षित किया है, चाहा है और उससे लिया भी है, और वो विकल्प भी प्रकृति ने शरीर के अंदर बनाए रखा है। लेकिन मनुष्यत्व जो अन्य योनि के प्राणियों का जो भी देह संगठन होता है वो सब प्रकृति के अधीन वर्तन करते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मोद्धार का उपलक्ष्य सिद्धि का स्वातंत्र्य नहीं होता है। कुछ हद तक मन शरीर स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वयं ले सकता है। बुद्धि के विशेष प्रगति के कारण आदमी को आत्म कल्याण के लिए केवल नसीब के अधीन रहना नहीं चाहिए। प्रकृति ने खुद का शरीर लंबे उम्र तक स्वस्थ रखने की तरकीब मन बुद्धि के स्वाधीन की है, लेकिन इस रहस्यमय विकल्प का विनियोग मन को करने हेतु बुद्धि सहायक होनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति ही इस गुह्य जानकारी का उचित प्रयोग करके शरीर को कम से कम 100 साल तक तो स्वस्थ रख सकता ही है। कई योगी पुरुषों ने अपने शरीर को 400 साल या हजारों साल तक दीर्घायु बनाकर रोग मुक्त रखने की कुशलता हासिल की थी और की ली है, लेकिन इस तकनीक के बारे में सामान्य बहुसंख्यक आदमी सचेत नहीं होता है और वो उसके बारे में वो कोई प्रयास भी नहीं करता है। इसलिए अज्ञानतावश जो अपने जीवन में विपरीत अनुचित भौतिक पदार्थों का तंग करके सेवन करके बुरी आदतों के कारण अपनी आयु और स्वास्थ्य दोनों खराब करता है। प्रकृति प्राणायाम तंत्र के माध्यम से शरीर के स्वास्थ्य और जीवन काल बढ़ाने की स्वतंत्रता बुद्धिमान व्यक्ति को सौंपी है, लेकिन इसके बारे में हम आगे प्राणायाम प्रकरण में पूरी तरह से जान लेंगे, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त शरीर के दीर्घायु जीवन का सूत्र विद्वान ऋषि मुनियों ने अपने संशोधन से खोजा है। कम से कम मनुष्यों ने तो इस वर्तमान जीवन के बारे में पूर्णता प्रकृति को जिम्मेदार ठहराया नहीं जाना चाहिए। मेरे हाथ में क्या है, सब प्रकृति के हाथ में, ऐसा दुर्बल वक्तव्य मनुष्य ने तो नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य अपने मन को अपने स्वाधीन करेगा तो शरीर की रोगग्रस्त दुर्बलता और आयु काल दोनों स्वस्थ और दीर्घ वो कर सकता है। शरीर के अंदरूनी सभी अंग स्वयं चालित यानी कि ऑटो ऑपरेटिव होते हैं। स्वैच्छिक आज्ञा से बाह्य इंद्रियों की गतिविधियां मन निर्धारित होती है, लेकिन अंदरूनी अंगों में से एक ऐसा अंग होता है जो जिसका नाम फेफड़े है। चलाने का अतिरिक्त काम प्रकृति ने मनुष्य के मन को सौंपा है। इसलिए बुद्धि प्रधान आदमी ध्यान से प्राणायाम करके शरीर स्वास्थ्य की कुंजी अपने हाथ ले सकता है। यदि इस कुंजी का बौद्धिक प्रयोग किया जाए तो मनुष्य अपना आयु बढ़ा सकता है एवं शरीर मरने तक वो इस शरीर को स्वस्थ भी रख सकता है। लेकिन मनुष्य का मन अन्य बाहरी सामान्य भौतिक प्रापंचिक गतिविधियों और गौण विचारों निष्क्रिय चर्चा में निष्कारण उलझता है, तब प्रकृति को सांस लेने की अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया स्वचालित करनी पड़ती है। इसी वजह से मनुष्य निर्धारित काल तक अपने शरीर को संभाल नहीं सकता है, समय से पहले मर जाता है। आजकल केवल उम्र के 25वें साल में हार्ट अटैक आता है। मधुमेह की बीमारी तो जन्म से लग रही है। कैंसर तो कब होगा और शरीर के किस भाग में होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। इन सभी रोगों का हम आपके सामने अलग अलग वैज्ञानिक निरूपण करेंगे, वो अगले कुछ भाग में आपके सामने आ जाएगा। प्रकृति में ऐसे अनिश्चित व्यवहार क्यों होते हैं, उसके कुछ मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण अज्ञानता है। शरीरायु की सीमा नसीब पर होने की हताश बातें जब भी होती है, ऐसी बातें नासमझ लोग नसीब का खेल किसे मालूम होता है ऐसे अतबल बातें कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं। भोजन पर नियंत्रण न होना ये दूसरा कारण होता है, क्योंकि बहुत बार आदमी खाते वक्त किसी और के आग्रह से जरूरत से ज्यादा खाना अपने पेट में भर लेता है। विशेष रूप से निषिद्ध निंदनीय विकारयुक्त भोजन सेवन करने से वो खुद को रोक नहीं पाता है। उसके कारण पाचन संस्था ठीक से काम नहीं कर सकती है। इस शरीर को बीमार और विकारी करने का वो सबसे बड़ा जरिया होता है। तीसरा कारण होता है लापरवाही। श्रेष्ठतम मनुष्य देह प्राप्त करने के लिए आत्मांश को कितना प्रयास करना पड़ता है इसके बारे में उसको कुछ मालूम नहीं होता है। इसीलिए इस देह की उत्पत्ति होने के पीछे प्राकृतिक प्रयास कितने होते हैं और उसकी कीमत क्या है वो
कोई समझ नहीं सकता है। खुद की लापरवाही से शरीर में कई रोगों को बुलाकर इस शरीर को पीड़ाग्रस्त होना पड़ता है और स्वयं अकाली मृत्यु के रास्ते चल देना पड़ता है। और चौथा कारण गलत धारणा। अपने इर्द गिर्द जन्म से होने वाले प्रभाव में मन में जो भी काम, क्रोध, मद, मत्सर, दंभ, अहंकार पलते हैं, इन विकारी अवगुणों के बल से आदमी हिंस्र होकर एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, घात-पात, आघात किए जाता है। जैसे शस्त्र अस्त्र से जानलेवा हमले करके एक दूसरे का आयुष्य खत्म किया जाता है। ऐसा ज्ञान विज्ञान से फला फूला जीवन भी वो अज्ञानवश अप्राकृतिक जानलेवा होता है। अभी हम शरीर में जो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जिससे ये शरीर चलता है, वो कैसी होती है, इसके बारे में थोड़ा विज्ञान के आधार से समझ लेते हैं। शरीर का ये जड़ स्थूल यंत्र चलने के लिए पर्याप्त मात्रा में अखंड ऊर्जा का उत्पादन जरूरत होता है। शरीर में ऊर्जा कैसे उत्पादित होती है, निर्माण की जाती है और शरीर उस ऊर्जा का उपयोग कैसे करता है, इसका शास्त्र सूत्र ज्ञान आदमी को ठीक से समझ लेना चाहिए। ब्रह्मांड में ऊर्जा यानी कि शक्ति का उद्भव का केवल एक ही स्रोत है। पहला स्रोत है कोई भी अणु के बंधन को विखंडित करके यानी कि फ्यूजन क्रिया से उस अणु को तोड़ के प्रचंड ऊर्जा का उद्भव हो सकता है। और दूसरा, दो अणुओं के बंधन को तोड़ के या उसके संलयन क्रिया से यानी कि फ्यूजन क्रिया से कुछ प्रमाण में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब भी परमाणु के विस्फोट होते हैं यानी एटॉमिक फ्यूजन होता है, उस क्रिया से भारी मात्रा में प्रचंड ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा पूरे सृष्टि को भी नष्ट कर सकती है। जैसे कि द्वितीय महायुद्ध में दुनिया ने भयंकर उत्पाद करने वाली इस अणु ऊर्जा की अभूतपूर्व शक्ति प्रलय स्थिति का अनुभव किया है, जो जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहर पर यूरेनियम बम के विखंडित विस्फोट होने से और दो अन्य परमाणुओं के निर्माण के दौरान जो प्रचंड ऊर्जा उत्सर्जित हुई, उससे दो शहर बेचिराग हो गए और आजू-बाजू का जो परिसर है उसमें भी बहुत सारी दुर्घटनाएं, रोगग्रस्तता फैली है और वो क्षेत्र ऐसी ऊर्जा से दीर्घकाल प्रभावित रहा है। वर्तमान वैश्विक अशांति कारक अनेक देशों में चलने वाले युद्ध से भी इस सृष्टि का विनाश हो सकता है और हो भी रहा है। जैसे कि सूर्य पर हाइड्रोजन अणु का लगातार संलयन होता है, यानी कि दो हाइड्रोजन मिलके एक हेलियम अणु बनता है। इस संलयन क्रिया में भी बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि ये क्रिया सूरज के ऊपर चलती है, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर इस पृथ्वी पर भी उसकी गर्मी, उसकी दाहकता, उसकी जलन और उसका प्रकाश पृथ्वी पर भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन शरीर चलाने के लिए इतनी तीव्र और प्रचंड ऊर्जा की जरूरत नहीं होती। हालांकि ऊर्जा के लिए शरीर को सीमित ऊर्जा कैलोरी की जरूरत होती है। केवल कुछ संयोग की आणविक युग्म बंधन को तोड़कर ही सीमित ऊर्जा शरीर कोशिका स्वयं निर्माण करती है और यही ऊर्जा शक्ति पर शरीर चलता है। ऐसे ही प्रकृति का नियोजन होता है। तो ऊर्जोत्पादक रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है, इसके बारे में हम अभी थोड़ा जान लेते हैं। हम नित्य जो भोजन करते हैं उससे जो अन्नरस बनता है, उसे शरीर कैसे उपयोग में लाता है, ये विवरण वैज्ञानिक दृष्टि से यहाँ मैं बता रहा हूँ। विज्ञान के अभ्यासक भी इसे गंभीरता से देखे और सुने। हो सके तो इस पर अधिक संशोधन भी वो कर सकते हैं। भोजन के बाद जो चयापचय क्रिया से पेट में जो अन्नरस तैयार होता है, वो अन्नरस छोटी आंत में जाने के बाद रस से जो रसायन पानी में घुलनशील होता है, वो द्रव्य रस यानी कि शर्करा, उसे ग्लूकोज कहते हैं, छोटी आंत की ग्रंथियां अवशोषित करके खून में भरती है और इसी शर्करा रेणु का उपयोग अपनी शरीर के सभी ग्रंथि ऊतकों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऊर्जा उत्पत्ति करने के लिए शरीर की ग्रंथियां केवल चीनी रेणुओं का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि ऊर्जोत्पत्ति के लिए केवल शर्करा शुगर रेणु का ही इस्तेमाल होता है। अन्य कोई भी रसायन के रेणु बंध तोड़ने की क्षमता अपनी शरीर की कोशिकाओं में नहीं होती है। इसलिए बहुत एक भूचर जानवर होते हैं जो खुले हवा में जमीन के ऊपर चलते रहते हैं, पले फुले रहते हैं। ऐसे जो जानवर की कोशिकाएं जो भी ऊर्जा उत्पन्न करती है, इसके लिए ये शर्करा नामक रासायनिक संयुक्त का उपयोग होता है। शरीर उस भोजन का उपयोग नहीं कर सकता है जिसमें चीनी शक्कर नहीं होती है। विपरीत रसायन उत्पादक खाद्य पदार्थों के सेवन करने से शरीर में अधिकतम कष्ट होते हैं और बहुत सारे विकार पैदा होते हैं, रोग भी बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसे विकारी भोजन से मनुष्य ने बचना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ चीनी खाना
नहीं होता है, क्योंकि रासायनिक सफेद कृत्रिम क्रिस्टल चीनी भी शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है, क्योंकि सफेद रासायनिक शर्करा का संगठन तोड़ने के लिए भी शरीर ग्रंथियों को भारी कष्ट होता है, अधिकतम कठिन काम होता है। जब ग्रंथियां शर्करा रेणुबंध तोड़ती है तब शरीर को ऊर्जा शक्ति मिलती है। शारीरिक अंगों की दैनिक क्रिया गति इसी ऊर्जा शक्ति से चलाई जाती है। वर्तमान वैज्ञानिक वैद्यकीय क्षेत्र में कुछ गलत फहमियां होती है कि शरीर के अंदर ग्रंथियों को ऑक्सीजन अणु की जरूरत होती है। वो किस लिए होती है, उसका इस्तेमाल कैसा होता है, इसके बारे में विज्ञान कुछ नहीं कहता है, लेकिन ये कहता है कि हर एक ग्रंथि को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन ये बात पूरी गलत, क्योंकि खून में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम स्वरूप में होते हैं, यानी कि निसर्गता पानी में जो ऑक्सीजन घुला होता है उतनी ही मात्रा शरीर में होती है, और वही रसायन शास्त्र में हम ढूंढेंगे तो बहुत कम मात्रा होती है। मैंने वो आगे के भाग में उसकी मात्रा भी दिया है, उसका प्रमाण भी दिया है। खून में ऑक्सीजन विद्राव्य होकर सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है, यह विज्ञान का मिथक बयान होता है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और दूसरी एक बात ऐसी है कि मस्तिष्क में स्थित न्यूरॉन ग्रंथियों को सीधे खून की आपूर्ति कभी नहीं होती है, या सुषुम्ना नाड़ी में जो मज्जा कोशिका होती है उसमें भी खून की मात्रा नहीं होती। इसलिए मस्तिष्क और मज्जातंतु की कोशिकाएं स्वयं ऊर्जा उत्पादन नहीं करती है। शरीर में अन्य ग्रंथियों द्वारा उत्पादित ऊर्जा ही मज्जा रज्जु के न्यूरॉन सेल से के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचती है, और यही ऊर्जा का संवेदना का पठन और समझ बुद्धि के अंदर होता है, और इसी ऊर्जा के आपूर्ति से ही हमारा भेजा सचेत एक्टिव रहता है। विद्युत शीघ्र गति से बहने वाली ये ऊर्जा को मस्तिष्क में न्यूरॉन कोशिका पहुंचाकर भेजे की कोशिकाओं को सक्रिय, सतेज, सचेत, एक्टिव रखती है, और दोनों तरफ के संवेदना के संदेश और आदेश इसी ऊर्जा शक्ति के बल से प्रवाहित होते हैं। इसलिए शरीर विद्युत का सुचालक है। शरीर में ऊर्जा जमा नहीं की जा सकती है। जिस वक्त शरीर में ऊर्जा की जितनी जरूरत होती है उसी वक्त शर्करा रेणु तोड़कर तुरंत उसे पैदा किया जा सकता है। लेकिन शरीर में ऊर्जा यानी कि कैलोरीज उत्पन्न करते वक्त जो ग्लूकोज के रेणु का बंध तोड़ा जाता है, उस रासायनिक अपघटन प्रक्रिया के दौरान दो अनावश्यक पदार्थ खून में तैयार होते हैं और घुल जाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं। उसमें से एक होता है कार्बन और दूसरा होता है पानी, यानी कि H2O। क्योंकि शर्करा रेणु का गत बंधन केवल कार्बन और पानी से वनस्पति के माध्यम से प्रकृति ने बनाया है। पिछले अनुत्पत्ति भाग क्रमांक 12 में देखा है, और अगर आपने किसी ने देखा नहीं होगा तो उसे जरूर देखें, क्योंकि इसका संबंध उस भाग से है। जब एक चीनी का रेणु तोड़ने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को शरीर की हलचल क्रिया में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न होते ही चीनी के एक रेणु का बंध टूटकर उसमें से 6 कार्बन अणु और 6 पानी के रेणु खून में मिलते हैं। यह प्रक्रिया यहाँ मैंने पूरी तरह से रासायनिक तरीके से बताई है। इसे दर्शक ध्यान से समझ सकते हैं और समझ ले सकते हैं, और वो आपको समझ में भी आ सकता है। ऊर्जा उत्पत्ति के दौरान खून में जो अतिरिक्त जल पैदा होता है उसे जो पसीने के माध्यम से त्वचा द्वारा और गुर्दे, किडनी, मूत्र द्वारा उत्सर्जित करके तुरंत शरीर के बाहर निकाल फेंका जाता है। यह अतिरिक्त जल त्वचा पर पसीने के रूप में फैलकर शरीर के तापमान को कम करने में मदद करता है। ध्यान रखें, शरीर ठंडा रखने के लिए त्वचा पर पसीना केवल शाकाहारी प्राणियों को ही आता है। इस प्रक्रिया में शरीर से पानी और नमक की भी मात्रा आसानी से बाहर निकाली जा सकती है। लेकिन खून में भरने वाले दूसरे, जिसका नाम कार्बन है, उस अणु को बाहर निकालने का काम किडनी नहीं कर सकती है, क्योंकि कार्बन ये पानी में घुलनशील नहीं होता है, वो पानी में घुलता नहीं है। खून में वो कार्बन के अणु स्वतंत्र तरीके से बहते रहते हैं। मनुष्य जानवर को दैनिक उद्योग, व्यापार, प्रतिस्पर्धा, व्यावसायिक भागदौड़ करनी पड़ती है। इस दौरान शरीर में अंगों के संचालन और व्यायाम के वक्त ऊर्जा की बड़ी मात्रा जरूरत होती है। शरीर द्वारा उत्पादित ऊर्जा का उपयोग शरीर की चयापचय गतिविधि के लिए भी किया जाता है। लेकिन चीनी रेणु तोड़ने के लिए ग्रंथि कोशिकाओं को एक जरूरी इंसुलिन नामक रसायन की मदद मिलती है। इस इंसुलिन रसायन का स्राव अग्न्याशय ग्रंथि समूह द्वारा स्रावित किया जाता है और खून में उसे छोड़ा जाता है, जो अग्न्याशय यकृत कलेजा के पास स्थित होता है। जिस इंसुलिन की सहायता से ग्रंथियां शर्करा के रेणुओं को तोड़कर शरीर कोशिकाओं तक ऊर्जा विद्युत पहुंचा
जा सकती है। शरीर में कहीं भी उत्पन्न होने वाली ऊर्जा तुरंत पूरे शरीर में प्रवाहित होकर मस्तिष्क या किसी भी अंग इंद्रियों में संचारित हो जाती है। अपने शरीर को चलाने के लिए कितनी ऊर्जा लगती है, उसका मापन कैसे किया जाता है, उसका विवरण मैं अगले भाग में आपके सामने रखूंगा। तब तक यहाँ पर मैं रुकता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।